कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। मेरे प्यारे बच्चों, आपका सहयोगी मिस्टर सत्यम वत्स 12th क्लास के केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके हम लोग आज सेकेंड पार्ट के वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक भारत के जाने माने कवि, जिन्होंने कि राष्ट्र कवि दिनकर को टक्कर दिया, वो एकमात्र कवि दुष्यंत कुमार निराला की 2 लाइन आपके लिए उपयुक्त बैठती है। आप सभी बच्चे अपने घरों में अब अपने बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब जरूरत है कि वो जो अलख, वो जो दीपक, छोटा सा दिया आपने जलाया अपने सीने के अंदर में, उसको आग की तरह पैदा करने की। तो उनके एक कविता की लास्ट की 2 लाइनें हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। इन्हीं शब्दों के साथ आते हैं नेक्स्ट जो आपका पार्ट बचा हुआ था सॉल्यूशन में, उस पर बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a particular amount of solution at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, इसी को आप solubility कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया और इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में आपने 200 ग्राम, ये सपोज दैट इट इज द पार्टिकल ऑफ शुगर, 200 ग्राम आपने शुगर को डिजोल्व किया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन। ये वाला कलर दिख रहा है ना? ओके, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन आप इसी को सॉल्युबिलिटी का नाम देंगे। A particular amount of solution is being prepared by a particular amount of solute at constant temperature and pressure, that is known as solubility. अच्छा, ये जो अमाउंट मैंने लिखा, ये अमाउंट कैसा होगा? ये मैक्सिमम होगा, ये भी याद रखिएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो भी आप सॉल्वेंट लिए, उस सॉल्वेंट का इतना ही क्षमता है कि वो 200 ग्राम को ही डिसॉल्व कर सकता है। अब इससे ज्यादा आप कीजिएगा तो फिर अलग अलग चीजें काउज होंगी, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि फैक्टर्स क्या क्या है। तो फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला फैक्टर तो यही हो गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि आपका सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, कैसे आप उसका कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन सारे कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो यू हैव टू गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। सेकेंड फैक्टर आपका है टेम्परेचर, इसीलिए मैं बार बार कांस्टेंट टेम्परेचर की भी बात कर रहा हूं। थर्ड फैक्टर आपका है प्रेशर। तो ये तीनों ऐसे चीजें हैं, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। थैंक यू। नाउ कॉजेज ऑफ सॉल्युबिलिटी, इंटर या आयोनिक अट्रैक्शन। हम अब आपको ये बता रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्यों है। किसी सॉल्वेंट के अंदर में जब आपने सॉल्यूट को डाला तो वो क्यों सॉल्युबल हो पाया, कैसे सॉल्युबल हो पाया, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूशन की बात करेंगे
तो 12th क्लास में वैसे तो आपको 9 अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस के ऊपर मैंने चर्चा किया था पहले वीडियो में, लेकिन आपको जो पढ़ना है सिर्फ 3 ही प्रकार के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। क्या क्या? लिक्विड में आप सॉलिड मिला रहे हैं, लिक्विड में आप गैस मिला रहे हैं, और लिक्विड में लिक्विड को मिला रहे हैं। तो बस यही, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। 12th क्लास की जो सिलेबस है सॉल्यूशन चैप्टर में, उसमें आपको सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। यू कैन नॉट टॉक अबाउट एलॉय फॉर्मेशन, यू कैन नॉट टॉक अबाउट गैसियस सॉल्यूशन, यू ओनली नीड टू स्टडी अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन। कॉजेस क्या क्या है? तो सबसे पहला कॉज है इंटर अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, या जिसको आप कहते हैं नॉर्मल तरीके से आयोनिक अट्रैक्शन। तो ये आपका, जस्ट वेट, सो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्या होता है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन? आप लोग जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फिर से एक बीकर लिया, ये हमारा सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हमने NaCl को डिजोल्व किया। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, आपको भी मालूम है, और ये Na+ और Cl- के रूप में, यानी सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन का नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स का ब्रेकिंग डाउन होगा, यानी कि आयंस के बीच का जो फोर्स है वो ब्रेक डाउन होगा, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तभी ये सॉल्युबल हो पाएगा। इसीलिए हम पहला रीजन आपको बता रहे हैं कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, या फिर कोई अगर मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल भी खुद को ब्रेक डाउन करेगा या अपने एनर्जी को लूज करेगा या गेन करेगा, यानी एनर्जी चेंजेस भी हो सकता है। उस एनर्जी चेंजेस के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी काउज हो पाया। दूसरा है सॉल्वेशन प्रोसेस। सॉल्वेशन का मतलब है कि एक, अभी मैंने एनर्जी की बात करी थी, वही है सॉल्वेशन, यानी कि द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या आयन, इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, टू ब्रेक डाउन दिस फोर्स, टू ब्रेक डाउन दिस फोर्स, इस फोर्स को जो मॉलिक्यूल के बीच में पहले से जो मौजूद है उसको तोड़ने के लिए कई बार आपको सॉल्यूशन को हीट देना पड़ता है, और कई बार सॉल्यूशन खुद जैसे जैसे वो डिजॉल्व होगा अपना हीट रिलीज करेगा। तो दोनों ही केस में सॉल्वेशन प्रोसेस हो सकता है। टू ब्रेक डाउन दिस फोर्स, है ना, द एनर्जी is might be released or associate, इसी को आप सॉल्वेशन कहेंगे। यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो पहले से फोर्स था उस फोर्स को तोड़ने के लिए या तो एनर्जी को चाहिए या वो अपने आप एनर्जी लूज करेगा तभी वो फोर्स टूटेगा। तो चाहे वो एनर्जी चाहिए या लूज करे, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप सॉल्वेशन का नाम देते हैं, और तभी जाकर के कोई सॉल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में घुल चल पाता है। टेम्परेचर, ये भी एक इफेक्ट का कारण है। कैसे? देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी का टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो एक्चुअली में क्या होगा, उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ता है, और इंटरनल एनर्जी जब बढ़ता है यानी डेल्टा एच का मान, चेंज इन हीट इंथैल्पी जिसको आप कहते हैं, अगर इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन का जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस के द्वारा होगा। यानी सॉल्यूशन कौन से प्रोसेस के द्वारा बनेगा? एंडोथर्मिक। यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन को टेम्परेचर दे रहे हैं, और इसीलिए हीट इंथैल्पी का मान बढ़ रहा है। तो अगर डेल्टा एच का मान कभी भी किसी सॉल्यूशन का बड़ा आएगा, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस के द्वारा बनेगा।
अगर डेल्टा एच का मान 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में, इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस पे बनेगा। ये बात याद रखिएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब हम लोग आ गए हैं पूर्ण रूप से फैक्टर्स के ऊपर बात कर लिया, क्या क्या रीजन है वो बात कर लिया। अब हम लोग आ गए कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो पा रहा है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। आपको मालूम है कि हर सॉलिड सब्सटेंस हर लिक्विड सब्सटेंस में घुल नहीं सकता है। कौन किस में घुलेगा? द बेस्ट एग्जांपल इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना। आपने पढ़ा होगा एक कहावत भी, संगत से गुण होत है संगत से गुण जात। जैसी आपकी संगति होगी आपका बिहेवियर, आपका बिहेवियरिज्म उसी तरीके से डेवलप होगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है? यानी कि जैसा सॉल्यूट का नेचर होगा वैसा ही सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए, तभी वो सॉलिड सब्सटेंस सॉल्वेंट में घुल पाएगा। या फिर दूसरे लैंग्वेज में, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज या केमिस्ट्री लैंग्वेज की आप बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट कहां डिजॉल्व करेगा? पोलर सॉल्वेंट में। और क्या कहेंगे आप? सॉल्वेंट। और क्या कहेंगे आप? नॉन पोलर सॉल्यूट कहां डिजॉल्व करेगा? नॉन पोलर सॉल्यूट कहां डिजॉल्व करेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। इज इट क्लियर और नॉट? सवाल कंफ्यूजन हमको पता है पोलर नॉन पोलर में भी बहुतों को होगा। याद रखिएगा, जब भी कोई कंपाउंड अगर टूटता हो और टूटने के बाद अपने ऊपर दो अपोजिट चार्ज डेवलप कर लेता हो, मैं क्या बोला समझ में आया? जब भी कोई कंपाउंड ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन के बाद जो वो अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल नहीं हुआ तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वैसे मॉलिक्यूल को आप पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे कि NaCl कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर या नॉन पोलर? ऑफ कोर्स इट्स अ काइंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, बिकॉज व्हेन यू ब्रेक डाउन इट इज डिसोसिएट इनटू Na+ एंड Cl-। अब NaCl को आप किस में मिलाएंगे? वाटर में आप मिलाएंगे। तो वाटर डिसोसिएट कैसे होगा? वाटर डिसोसिएट होता है H+ और OH- में। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ आसानी से डिजॉल्व हो जाता है और आप क्या कहते हैं? सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। शुगर की बात करेंगे, क्या होता है शुगर का फॉर्मूला बताएंगे कोई? शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शुगर के पास भी पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH जिसको आप कहते हैं, वही OH उस शुगर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में बदलने की क्षमता रखता है और इसीलिए शुगर भी वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जो पोलर नेचर के जो सॉल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर नेचर के आपके सॉल्यूट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल एंथ्रासीन या नेफ्थलीन, ये सारे जो सॉल्यूट पार्टिकल है, एंथ्रासीन या नेफ्थलीन, इन सब की डिजॉल्विंग पॉसिबिलिटीज आपको बेंजीन में दिखाई देगी। इसलिए क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर है और ये दोनों भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो इसलिए ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी कि जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो ये होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे फेजेज ऑफ सॉल्युबिलिटी का, यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस को हमने लिक्विड में मिलाया तो आपने सीखा कि पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन वो अलग अलग फेजेज से होकर गुजरता है। आइए समझते हैं कि फेजेज ऑफ सॉल्युबिलिटी किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरता है। लेट यू थिंक, हम लोग यहाँ पे पहले लिक्विड को लिए, 2-3 ठो बीकर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस लिक्विड में मान लीजिए 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है और इसमें हम लोग
25 ग्राम मैक्स टू मैक्स सोल्युबिलिटी को शो कर सकते हैं। 25 ग्राम हमारा NaCl, इसमें हम मान रहे हैं कि 25 ग्राम NaCl हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 25 ग्राम जो है अगर पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो आप उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। यानी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, देन इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब तक ये अमाउंट घुलता रहेगा तब तक उस सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड का नाम नहीं देंगे। मान लीजिए कि अभी पहले हम 5 ग्राम डाले, फिर 10 ग्राम डाले, फिर 15 ग्राम डाले, तो जब तक ये 25 ग्राम नहीं पहुंच जाता है, जब तक ये मान लीजिए अभी 5 ग्राम मिला है, अभी हम 5 ग्राम मिला है, 5 ग्राम के बाद फिर 10 ग्राम मिला है, फिर 15 ग्राम मिला है। इस तरीके से जब तक इसमें डिजॉल्व होता जा रहा है तब तक ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक ये डिजॉल्व हो रहा है तब तक आप इसका नाम देंगे डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन। लेकिन हमने क्या बोला कि 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम मान लीजिए 25 ग्राम ही NaCl डिजॉल्व हो पाता है। तो अगर ये मैक्सिमम 25 ग्राम ही डिजॉल्व हो पाएगा, इसके अंदर आप मैक्सिमम 25 ग्राम ही डिजॉल्व कर पाएंगे, तो आप उस केस में इसको जो नाम देंगे वो कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप इसको अब इसका जो अमाउंट है ये मैक्सिमम डिजॉल्व हो चुका है, मैक्सिमम NaCl आ गया है, इसलिए इसको अब आप नाम देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। लेकिन आदमी है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात ये कि क्या सर हम और ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं? तो डिजॉल्व अगर आप और ज़्यादा कीजिएगा, 25 ग्राम के अलावा फिर और कुछ NaCl डालिएगा, जबकि इसकी क्षमता 25 ग्राम की है, तो जितना आप डालिएगा वो तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जितना उसमें पहले से था उसमें से कुछ अब निकलना शुरू हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में वापस से NaCl सॉल्यूशन के नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? ये नहीं, जो आप डाले वो डिजॉल्व हो गया, लेकिन जो पहले से NaCl डिजॉल्व है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं, इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं, मान लीजिए 25 ग्राम NaCl पहले से डिजॉल्व है और आपका मन किया कि नहीं सर 5 ग्राम और डिजॉल्व करेंगे, तो डिजॉल्व तो नहीं होगा, ये 5 ग्राम सॉरी ये 5 ग्राम तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ कुछ अमाउंट NaCl का बाहर निकलने लगेगा। और जब कुछ कुछ अमाउंट निकलेगा तो आप उसको नाम देंगे क्रिस्टलाइजेशन का, क्रिस्टलाइजेशन। और यदि ऐसा हो जाए कि 5 ग्राम आप डाले, है ना, 5 ग्राम आप डाले और 5 ही ग्राम सॉल्यूशन में से बाहर भी आ गया, तो आप इस प्रोसेस को नाम देंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको आप बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी को आप इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाए रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, तो इसी को आप बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? लेकिन फिर भी आपका मन किया कि सर अब तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये 5 ग्राम भी डिजॉल्व हो जाए? तो हाँ, एक चांस और है। हर जगह यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सबका नहीं बढ़ सकता है, किसी किसी का तो ऐसा होता है कि बढ़ाने के लिए और उसमें से टेम्परेचर को निकालना पड़ता है, यानी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस पे भी हो सकता है। लेकिन NaCl के केस में या शुगर के केस में आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर यहाँ टेम्परेचर आप डिजॉल्व बढ़ाए तो 5 ग्राम जो NaCl आप और एक्स्ट्रा लिए थे ये भी मिल जाएगा,
और अब ये हो गया 30 ग्राम का ये सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है। और इस सॉल्यूशन को आप नाम देंगे सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और सॉल्युबिलिटी बढ़ता जाएगा, नहीं। एक टाइम आएगा जब आप सुपर सैचुरेटेड के केस में ही एक लिमिट तक ही ये अपने अंदर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, उसके बाद इसका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा भैया, यानी कि अगर मोटा मोटी बात करें तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी हम कहेंगे, सॉल्युबिलिटी, लेकिन हर केस के लिए लागू नहीं होता है। ये तभी होगा जब जो अंदर का जो उसका इंथैल्पी है, हीट इंथैल्पी, अंदर का जो उसका हिडन एनर्जी है, अगर उसका मान सॉल्यूट के घुलने के बाद 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि हीट इंथैल्पी जितना पहले था उससे थोड़ा और बढ़ा, चेंज हुआ, तो इसका मतलब है कि वो एंडोथर्मिक है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी है। और अगर डेल्टा एच का मान 0 से छोटा है, यानी चेंज इन हीट इंथैल्पी अगर आपका घट गया है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ को घुलाने के लिए आपको उसके टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। इसका सिंपल मतलब है कि गैस जो है आपका, जो आपका गैस है, गैस आपका सॉल्यूट का काम कर रहा है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट का काम करता है। आपने अपने डेली लाइफ में सुना होगा कि पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं और भी बहुत सारे डॉल्फिन्स हैं, मगरमच्छ है, ये सारे एक्वेटिक लाइफ कहलाते हैं। वो एक्वेटिक लाइफ पानी के अंदर जीवित कैसे रहता है? इसलिए जीवित रह पाता है क्योंकि उसके अंदर क्या है कि ऑक्सीजन का मात्रा है पानी में, क्योंकि ऑक्सीजन डिजॉल्व हो पा रहा है वाटर के अंदर, एंड दैट्स व्हाई एक्वेटिक लाइफ कैन इजीली स्पेंड देयर लाइफ इनसाइड द वाटर। यानी इतना तो समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से कि गैस किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है भैया? आप जानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो अब उसको अगर घुलाना है पानी में तो उसको पकड़ के लाएंगे और उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि नहीं घुलो, तो उसी प्रेशर के कारण उसकी सॉल्युबिलिटी पॉसिबल है। यानी कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ gaseous substance dissolve in liquid solvent, इसी को आप क्या बोलेंगे? solubility of a gas in a liquid। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसा होगा देखिए जरा। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिक्विड ले लिया, इस लिक्विड के अंदर में हमने क्या किया, गैसियस सब्सटेंस को घुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक, ये देखिए, ये ऊपर से एक वेट रख दिए हैं W1, यानी कि हम इस वेट से हम प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उतना भी नहीं घुला है, लेकिन थोड़ा और इसमें हम प्रेशर बढ़ा देंगे। ठीक है, W1 तो है ही, एक और W2 भी रख दिए। अब यहाँ क्या आप देखेंगे कि इस प्रेशर के बढ़ने के कारण सारा गैसेस सब्सटेंस आसानी से घुल गया। देखिए जो अभी यहाँ था उसका लेवल घुल के यहाँ आ गया है, आसानी से घुल गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और जब हम सॉल्युबिलिटी को लेंगे तो अमाउंट ऑफ गैस को लेंगे, और जब हम अमाउंट की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम उसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि कितने सॉल्वेंट में कितना गैस का अमाउंट घुला हुआ है। और कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस किस में करेंगे? एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन में लेंगे हमेशा, याद रखिएगा। यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर आप बढ़ाएंगे गैसियस सब्सटेंस उतने आसानी से किसी लिक्विड में डिजॉल्व होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं होगा ऑफ कोर्स। इसी चीज को एक्सप्रेस किया जाता है हेनरी लॉ के द्वारा, अभी आगे आएगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं पहले। तो टेम्परेचर में क्या होगा देखिएगा, बात को समझिएगा। टेम्परेचर को यदि आप बढ़ा दीजिएगा
किसी गैस को आपको घुलाना है और आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो गैस क्या होगा, और तो फैल जाएगा टेम्परेचर के बढ़ाने से, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आसानी से घुल पाएगा, वो नहीं घुल पाएगा। यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाए तो इसका मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस का वो घट जाएगा बेटा, याद रखिएगा इस बात को। टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी आपकी। इज इट क्लियर? इसीलिए जो एक्वेटिक लाइफ रहता है ना पानी के अंदर में, ठीक है, जितना कोल्ड टेम्परेचर रहेगा एक्वेटिक लाइफ के लिए अपनी जिंदगी उतने ही आसान तरीके से वो जीता है। यानी कि एक्वेटिक लाइफ को अगर आपको जिंदा रखना है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपका जो पानी है जिसमें वो है वो कोल्ड रहे। कोल्ड वाटर में वो आसानी से रहता है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो हॉट वाटर में कन्वर्ट होगा, एक्वेटिक लाइफ का डेड होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस जो पानी में है वो कम होने लगेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटने लगता है। एंड दैट्स व्हाई this would be happen. Might be you understood well. आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। तो सबसे पहला जो केमिस्ट आए वो थे हेनरी, जिन्होंने कि सबसे पहली बार क्वांटिटेटिव रिलेशन पे बात किया। यानी आप कितना प्रेशर बढ़ाएंगे तो कितना गैसेस सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट के अंदर में डिजॉल्व हो पाएगा, इसी को आप क्वांटिटेटिव रिलेशन का नाम देते हैं। लेट अस सी उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को अभी मैंने बताया कि आप कंसंट्रेशन में लेंगे, और कंसंट्रेशन की खास करके हम जब बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन में बात करेंगे। आपको मैंने मोल फ्रैक्शन पहले वीडियो में अच्छे से पढ़ा रखा है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा KH, जिसको कि आप हेनरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको आप हेनरी कांस्टेंट का नाम देते हैं। और ये आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? गैस का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी मान लीजिए कि ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर में आपने लिक्विड लिया है और यहाँ पे छोटे छोटे गैस के कुछ फ्रैक्शन आपने डिजॉल्व किया, तो जितना फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिजॉल्व हुआ है उसी को हम मोल फ्रैक्शन में ले रहे हैं। ये KH किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये KH नेचर ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। नेचर ऑफ गैस का क्या मतलब है कि गैस किस तरीके का है, कौन से मॉलिक्यूल से बना हुआ है, किस प्रकार का एलिमेंट है, ये आइडेंटिफाई, इसका वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा KH। यहाँ तक बात क्लियर? एक बात और समझिएगा जरा, जिसका भी KH का मान जितना बड़ा होगा भाई साहब, यानी जिस गैस का, हमने क्या बोला, ये गैस कांस्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं हमने एक एग्जांपल भी लिया, हीलियम का, हाइड्रोजन गैस का, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। हीलियम का जरा देखिए, KH का मान ज्यादा है, इसका मतलब है किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन से। इसका मतलब है कि हीलियम लेस सॉल्युबल है हाइड्रोजन से। जिसका KH का मान बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होगी, जिसका KH का मान छोटा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। याद रखिएगा इसको। और यानी कि KH का मान उसी का बड़ा है जिसके पास में टेम्परेचर ज्यादा है। याद रखिएगा, यानी कि KH का मान जिसका छोटा है उसके पास टेम्परेचर कम है, यानी उस गैस का टेम्परेचर लो है। कभी कभी टेम्परेचर के कारण भी, कभी कभी क्या, ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया ही कि टेम्परेचर के कारण भी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होता है। जरा देखिए, सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको दिखाएंगे। नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है, लेकिन एक नाइट्रोजन 293 केल्विन पे है और एक नाइट्रोजन 303 पे है। 293 वाले का जो सॉल्युबिलिटी है यानी कि KH का जो मान है वो कम है, और 303 वाले का KH का मान ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, अभी बताए। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका KH का मान ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका KH का मान भी कम होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। O2 का देख लीजिए, O2 का 293 है, तो 293 पे KH का मान 34, और जैसे 303 किए तो KH का मान बढ़ गया, यानी सॉल्युबिलिटी घट जाएगा।
इसी तरीके से आर्गन है, CO2 है, फॉर्मल्डिहाइड है, मीथेन है, विनाइल क्लोराइड है, आप देख रहे होंगे। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि हेनरी कांस्टेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने में। KH का मान जिस भी गैस का ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी, जिसका KH का मान कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर उसका ज़्यादा है जिसका KH बड़ा है, जिसका टेम्परेचर छोटा है उसका KH भी छोटा है। अंडरस्टूड? ओके। So now come to the application of Henry law. एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की जब हम बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाइड हो पाया है। बेटा आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक, है ना, जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं, कोको कोला, है ना, या फिज, है ना, या क्या स्प्राइट, ये सब जो भी कुछ आप पी रहे हैं, याद रखिएगा ये सब में क्या हुआ है कि आपका एक लिक्विड सॉल्वेंट है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर बढ़ा बढ़ा के उसके अंदर डाला गया है, इसलिए जब आप उसको इनहेल करते हैं तो ढकार निकलता है ना। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का मतलब है जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं सब हेनरी लॉ पे काम किया हुआ है। ये देखिए स्क्यूबा डाइवर है, ये डाइव पर्सन है, तैराक है। स्क्यूबा जो इतने भी डाइवर्स होते हैं वो अपने पीठ के ऊपर ये सिलेंडर लाद कर रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये अंडर वाटर में इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा कि नहीं? सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो अदर गैसेस भी इनके ब्लड में सॉल्युबल ज़्यादा अमाउंट में होंगे, और सडनली ये जब जैसी अर्थ सरफेस पे आएंगे तो इनका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। उस प्रेशर कम होने की वजह से सारा गैस तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो नाइट्रोजन का अमाउंट जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और उसी को आप बैंड डिजीज भी बोलते हैं। पूरा हड्डी उड्डी में दर्द होने लगेगा नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाने से। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये भाई साहब को देख लीजिए, ये हिमालय पर्वत पर चढ़ रहे हैं, इसीलिए जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे ये जाएंगे इनको क्या है उतना ही कम ऑक्सीजन इनको मिलना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से इनको सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि आई साइट भी कमज़ोर पड़ने लगता है ऑक्सीजन की ब्लड में अगर कमी हो जाती है तो, यानी हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता चला जाएगा, और उस केस को आप बोलते हैं नौसिया, ANOXIA, नौसिया इसको पढ़ते हैं। नौसिया डिजीज का मतलब है कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन आपके सर चकराना और आपका आई साइट कमजोर हो जाना, दैट इज नौसिया। और बैंड का मतलब है कि ब्लड के अंदर में नाइट्रोजन गैस का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है उसको, तो इसीलिए ये जो सिलेंडर देख रहे हैं ना, इसमें 2-3 गैस का मिश्रण रहता है, हीलियम रहता है, ऑक्सीजन रहता है, थोड़ा सा नाइट्रोजन भी रहता है, ठीक है ना। तो ये मिक्सचर ऑफ ऑल दीज गैसेस है इनके सिलेंडर में। मैं आई होप एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ भी आप अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब है वो समझेंगे हम लोग। सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास में 2 लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, 2 लिक्विड होंगे, यानी एक लिक्विड के अंदर में हम दूसरे लिक्विड को मिला रहे हैं, और दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशन का जो नेचर है वो वोलाटाइल नेचर है बेटा। कैसा नेचर है? वोलाटाइल नेचर है, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, तो दोनों का नेचर कैसा है? वोलाटाइल है, याद रखिएगा इस बात को। तो क्या होता है कि व्हेन अ वोलाटाइल लिक्विड mixed in other volatile liquid,
अदर वोलेटाइल लिक्विड, देन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अपने आप वेपर बना लेना, रूम टेम्परेचर पे वो अपने आप को वेपर फेज में कन्वर्ट कर लेगा। देन द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन वेपर प्रेशर caused by both solute and solvent। यानी दो लिक्विड लिए हैं, एक का अमाउंट जिसका छोटा होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, जिसका अमाउंट बड़ा होगा उसको आप सॉल्वेंट कहेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो पीवी के पास में ये जो अमाउंट दिखा रहा है ये वाला, यानी ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो दिखा रहा है ये वाला, ये आपको सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है। तो क्या है ये, देखिए ध्यान से, यानी कि हम लोग सॉल्यूट को हम A मान रहे हैं और सॉल्वेंट को हम लोग B मान रहे हैं। समझिएगा बात को ध्यान से, जब तक ये एक दूसरे में घुला नहीं, अगर हम इसके अकेले अकेले की बात करें तो सॉल्यूट का क्षमता है कि ये P नोड A वेपर प्रेशर काउच कर सकता है, अकेले ये इतना वेपर प्रेशर काउच कर सकता है, वेपर प्रेशर इन लिक्विड फॉर्म, इन प्योर फॉर्म। और P नोड B की जब हम बात करेंगे तो यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B, यानी जो आपका सॉल्वेंट है, इन प्योर फॉर्म। तो क्या होगा भाई साहब कि आप जब मिला दिए तब ये कितना वेपर प्रेशर काउच करेगा, यानी P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। तो राउल्ट्स लॉ यहां पे आया जिन्होंने कि इसके लिए एक्सप्रेशन दिया, टोटल वेपर प्रेशर ड्यू टू वोलेटाइल लिक्विड निकालने के लिए। उन्होंने क्या कहा, एज पर द राउल्ट्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, partial pressure of each component directly proportional to its solubility। पहली बात क्लियर। और बाद में आए यहीं पे डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स ने क्या कहा, डाल्टन्स ने ये बताया कि सम ऑफ all the component pressure is equal to the pressure of that solution, pressure of this solution। यानी हमारे पास दो लिक्विड था, एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का, यानी डाल्टन के अकॉर्डिंग कि P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, कोई दिक्कत यहां पे। और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड PB इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, this is equation second and this is equation third. From all these three equations we can conclude it कि P total is equals to PA की जगह पे हम क्या ले लेंगे, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू इसका यूज करेंगे, P नोड A और P नोड B का, यानी कि PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P नोड A इंटू XA, और PB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P नोड B इंटू XB। याद कीजिए जरा मोल फ्रैक्शन में क्या पढ़ाए थे कि सम ऑफ टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी XA प्लस XB हमेशा वो 1 के बराबर रहेगा। और अगर हम यहाँ पे XB का भी मान निकालना चाहें तो XB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। तो जरा देखिए कि P टोटल इज इक्वल्स टू P नोड A और XA का मान कितना आया, X किसका हमने निकाला, XB, सॉरी
एक्स ए का मान आप निकाल लीजिए। तो अगर एक्स ए का मान निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, हम यहाँ रख लेते हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोड बी इंटू एक्स बी। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा पी नोड ए माइनस पी नोड ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोड बी इंटू एक्स बी। अब जरा देखिए पी नोड ए को जैसे वैसे रख लेते हैं, पी नोड ए यानी कि पी टोटल इज इक्वल्स टू, ये नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, कहां तक दिख रहा है ये नहीं दिख रहा, ओके कोई नहीं, इसी को हम वहां लिख रहे हैं। तो यहां से मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नोड ए जैसे वैसे रहने देते हैं। और यहां जरा ध्यान से देखिएगा एक्स बी यहां पे भी, एक्स बी यहां पे भी है। मैं इस इक्वेशन को जो आया वो यहां लिख दे रहा हूं बेटा, पी नोड ए माइनस पी नोड ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोड बी इंटू एक्स बी। तो यहां जरा देखिएगा पी नोड ए जैसे वैसे लिखा गया, दोनों में एक्स बी कॉमन है, तो एक्स बी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे और लिखेंगे पी नोड बी माइनस पी नोड ए इंटू एक्स बी। दैट इज द फाइनल टोटल प्रेशर फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ रॉल्स लॉ, एंड दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू डिराइव बाय द रॉल्स लॉ। इसी ग्राफ पे उसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं पी टोटल का वैल्यू, पी टोटल का ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है क्या है, पी ए प्लस पी बी। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन है। ये रॉल्स लॉ का एग्जैक्ट ग्राफ है जो कि ये कंक्लूड कर रहा है, पहला बात इस फॉर्मूला से भी कंक्लूडेड हो रहा है कि टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स ए का मान क्या दे रहा है, अगर एक्स ए का मान 1 है तो एक्स बी का मान 0 है, अगर एक्स ए का मान 0 है तो एक्स बी का मान 1 है, यानी दोनों कंपोनेंट में से कोई एक ही कंपोनेंट महत्वपूर्ण होगा। कौन वाला महत्वपूर्ण हम लिए हैं, हम लिए हैं सॉल्वेंट को महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का वोलेटाइल प्योर फॉर्म में सबसे ज्यादा प्रेशर है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए ये है। हैव एनी डाउट? तो आपका आज के डेट में रॉल्स लॉ भी कवर हुआ, किस तरीके से टोटल प्रेशर ड्यू टू वोलेटाइल लिक्विड हम निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि हेनरी लॉ का जो भी आप प्रेशर निकाले तो वो इक्वल टू था के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, था ना। रॉल्स लॉ का जो आप पी टोटल निकाले तो रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, इसलिए क्योंकि रॉल्स लॉ में आप दो वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं, हेनरी लॉ में एक ही लिक्विड है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्पेशल केस तब हो जाएगा जब आप रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये निकालिएगा टोटल वेपर प्रेशर, तो जो हेनरी कांस्टेंट है वो बराबर आ जाना चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्यूट का, और उस केस में ये हेनरी केस के जैसा बिहेव करने लगेगा। यानी कि एक आपका लिक्विड होगा और एक गैस मान लीजिए या सॉलिड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उस जगह पे ये हेनरी केस के जैसा बिहेव करने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हेनरी कांस्टेंट का मान किसके बराबर आ जाना चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ वोलेटाइल लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये आपके सॉल्युबिलिटी का सबसे लास्ट पॉइंट है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात नहीं होगी, यहीं से आपका चैप्टर एक नया टर्न लेता है। आपने क्या देखा कि जब दो लिक्विड सब्सटेंस को आपने एक दूसरे में डिसॉल्व किया तो वेपर प्रेशर बढ़ा, पी टोटल का मान जो है वो पी नोड 1 से पी नोड बी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे आप किसी लिक्विड को किसी सॉलिड में डालते हैं तो जो पहले से वोलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो और कम होने लगता है। आप अगर बर्फीली एरिया में जाइएगा तो वहां नमक का छिड़काव होता है इसके ऊपर। क्यों होता है, जब आप ढूंढ के रखिएगा, जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो वहां पे लोग रोड पे नमक छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं पता कीजिएगा, इसलिए क्योंकि जब आप किसी लिक्विड में अगर आप किसी सॉलिड को डाल रहे हैं
तो उसका जो वेपर बनने का जो पहले से जो उसका क्षमता है वो कम होने लगता है। तो पहली बात क्लियर कि अगर यहाँ पे हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो लिक्विड है वो वोलाटाइल ही है, याद रखिएगा। वोलाटाइल का मतलब जो अपने आप ही वेपर बन जाए, उसके लिए उसको हीट देने का आवश्यकता नहीं है। उसमें आप सॉलिड सब्सटेंस को मिला रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, जिसका कि प्योर फॉर्म में वोलाटाइल प्रेशर उसका है P नोड A, और उसका P टोटल आप निकालना चाहते हैं। तो ये P टोटल डिपेंड करेगा P नोड A इंटू जितना आप सॉलिड सब्सटेंस मिलाए। मान लीजिए कि इसका आप मोल फ्रैक्शन आप Y1 लेते हैं, तो ये डिपेंड कर जाएगा कि सॉलिड सब्सटेंस को जब आप लिक्विड में मिलाइएगा तो कैसे होगा। सो यहाँ से आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ये टोटल प्रेशर का मान हमेशा इसके प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर से कम रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। यही फर्क है वोलेटाइल लिक्विड का और सॉलिड का। मे आई होप योर solubility concept is become very enthusiastic level of the very vaporized form, जिस तरीके से वेपर बन रहा है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज दैट, यहीं से आप क्या देखें कि जो आना चाहिए कम से कम उसको वेपर प्रेशर ज्यादा आना चाहिए था, तो और कम आ रहा है। यहीं से आइडिया आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, कि आपने रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आप वेपर प्रेशर निकाले उतना नहीं आ करके हो सकता है कि उससे ज्यादा भी आ सकता है, या हो सकता है कि उससे कम भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी सॉल्यूशन पे लाएंगे उसमें हम आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल पे बात करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाकी के जो 2 पार्ट हैं उस पर बात करेंगे, और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वन हाफ फैक्टर। थैंक यू माय डियर क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे एट योर होम, वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स। धन्यवाद।